प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज 13 जून 2025 है, दिन शुक्रवार है। आज माँ संतोषी और माँ लक्ष्मी का दिन है। तो इस दिन संजय सिविल फोरम के परिवार के जो भी छात्र एवं छात्रा हैं और व्यक्तिगत रूप से मुझसे जो जुड़े हुए हैं, सभी को माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसी के साथ मेरी शुभकामना है। तो मैं वीडियो प्रस्तुत करने के क्रम में पूर्व के वीडियो से आप निरंतर परिचित हैं, बार बार वीडियो से अवगत हैं और वीडियो को देख रहे हैं। मुझे ये कहना है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को विषय वस्तु पर पूरी अवधारणा बनाना है, क्योंकि आपको मेंस निकालना है। मेंस अवधारणा पर ही है, आपकी कॉन्सेप्ट की खेल पर ही है। तो 71वीं बीपीएससी भी आ गई है। बीपीएससी के तमाम बहुत सारे अभी बीओ के भी पद आने वाले हैं। तो बहुत सारी मेगा बहाली इलेक्शन को लेकर बहुत बड़ा अवसर आपके बीच मौजूद है। इस अवसर को आप जाने नहीं दें और हमेशा प्रयास लिखने का, पढ़ने का, कॉन्सेप्ट का पूरा अपना अभ्यास को जारी रखें। मैं आपके प्रति प्रयत्नशील हूँ और वीडियो को दे रहा हूँ, है ना। तो ध्यान दीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट कॉलम इज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के तहत मैं स्टोन एज, कॉपर एज को विस्तार पूर्वक वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। वीडियो को आप देखे ही होंगे। इसके बाद प्रोटो हिस्ट्री के तहत इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड को पढ़ाने के बाद में हिस्टोरिकल हिस्ट्री में प्रवेश किया था। और हिस्टोरिकल हिस्ट्री में मैं यह बता चुका था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलन में एक बगल जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, दूसरी बगल 16 महाजनपद। इस 16 महाजनपद में मगध, कौशल, अवंती और वत्स के लिए सत्ता के लिए लड़ाई हुई। उसमें मगध आगे निकले और मगध से भारत में सत्ता की शुरुआत हुई। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो यह जो मौर्य वंश है, जो भारत में अखिल भारतीय साम्राज्य है, तमिलनाडु और केरल को छोड़कर समूचे भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत और भारत से बाहर ईरान और इराक तक इतनी बड़ी साम्राज्य, अखिल भारतीय साम्राज्य, अखिल भारतीय प्रशासन, अखिल भारतीय सोशल, अखिल भारतीय इकोनॉमिकल, सब बिंदु पर चारों ओर से विकास हुआ। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मौर्य काल में पहली बार कला और संस्कृति का भी अद्भुत विकास हुआ और भारत के किसी यूपीएससी के एग्जाम में, मेंस की व्यू से, किसी भी पीसीएस के स्टेट पीसीएस में मौर्य कला के कला को लेकर बराबर क्वेश्चन मेंस में आते हैं। क्योंकि आपको मेंस की तैयारी करना है, पीटी कुछ है ही नहीं, पहले इस पीसीएस के बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं। तो निश्चित तौर पर मौर्य कला, तो यह जो मौर्य कला है, पहला है राजकीय कला और दूसरा है लोक कला, है ना। तो मौर्य कला को 2 भाग में बांटा गया है, एक राजकीय कला, दूसरा लोक कला। तो राजकीय कला में जहां यह पाटलिपुत्र से वीडियो बन रही है, ये पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे, बिंदुसार ऐसे, अशोक ऐसे महान सम्राट यहाँ रहते थे, शासन यहीं से शुरू होती थी। तो राजकीय कला में जो नगर निर्माण है, भवन निर्माण है, उसको रखा जाता था, स्फूत को रखा जाता था, मौर्य कला के स्तंभ को रखा जाता था, मौर्य कला में जो मौजूद है मौर्य काल में पूरी गुफा, उसको रखा जाता था, है ना। और लोक कला के अंदर जो यहाँ दीदारगंज में, पटना सिटी में, लोहानीपुर में जो जैन तीर्थकर की मूर्ति मिली है, यक्ष यक्षिणी, उसको लोक कला में रखा गया है। अब बात होती है कि यह जो पाटलिपुत्र का राजप्रसाद है, मौर्य काल में पक्की ईंट के मकान, लकड़ी के भी मकान बनते थे। तो मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त ऐसे राजा हैं, अशोक ऐसे राजा हैं, जो राजा है उसका जो महल है वो लकड़ी का बना है और अद्भुत है ना। तो मौर्य काल में जो मौर्य काल की राजप्रसाद है, राजा की जो महल है, उसको इतिहासकार एरियन बताता है कि संसार में जितने महल है ना,
एक बताता यानी मिस्र और सूसा यानी मेसोपोटामिया की जो महल है उससे कई गुना अच्छी महल मौर्य काल के राजा के राजप्रसाद की महल है। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं उसके दरबार में चीनी यात्री फैजान जब आए तो उन्होंने यह देख के दंग रह गया और वो बोला ऐसा लग रहा है कि मौर्य काल की जो महल है इसको देवताओं के द्वारा निर्मित किया होगा, एक मानव एक इतना अच्छा मकान बना ही नहीं सकता है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मौर्य काल की जो राजप्रसाद है वो काफी अद्भुत है। अब मौर्य काल में जो स्तंभ हैं, करीब मौर्य काल की जो महल है उसमें 80 स्तंभ मिले हैं और वो स्तंभ ईरानी स्तंभ से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं ईरानी स्तंभ और मौर्य काल के स्तंभ में काफी समानता इसलिए है कि मौर्य काल की स्तंभ जो बलुआ पत्थर मिर्जापुर से लाए गए हैं, लाल बलुआ पत्थर, उसमें एकास्त में है, उसमें कई जोड़ नहीं है। और ईरानी स्तंभ में भी कहीं जो स्तंभ है उसमें कई जोड़ नहीं है और उसमें भी पालिश की कला है। और मौर्य काल की स्तंभ में भी कई पालिश की कला अद्भुत है और वो पालिश अभी तक बहुत चमकीली है जो काफी अद्भुत लगती है। बशर्ते अंतर यह है कि मौर्य काल की स्तंभ के जो शीर्ष भाग हैं उसमें शेर को दर्शाया गया है, लेकिन ईरानी कला की जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर पशु और पक्षी को दर्शाया है, पत्ती को, बेल के पत्ते को दर्शाया गया है। तो मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसको मेंस में आप बहुत फैक्ट से लिख सकते हैं कला को लेकर, है ना। इसके बाद है कि मौर्य काल का जो स्फूत है, सांची की स्फूत काफी इंपॉर्टेंट है जो मध्य प्रदेश में है। और सांची की स्फूत सम्राट अशोक 84 स्फूत बनाए थे, इसमें सांची का स्फूत काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। सांची के स्फूत में शेर के साथ नीचे जो है हंस को दिखाया गया है, वो दाना चुनते हुए सांची के स्फूत में काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मौर्य काल की जो गुफा है, गया के बराबर गुफा में सम्राट अशोक आजीवक संप्रदाय को कर्णछुपार सुदामा विश्वझोमरी की गुफा प्रदान किए हैं और प्राचीन भारत के इतिहास में पहली बार गुफा के संकेत मौर्य काल में ही देखने को मिलते हैं, है ना। अब बात होती है अशोक के जो पौत्र हैं दशरथ, वह बराबर की पहाड़ी में नागार्जुन गुफा आजीवक संप्रदाय को प्रदान किए। अब बात आइए लोक कला। लोक कला के अंदर यह जो मूर्ति मेरी है लोहानीपुर में, दीदारगंज में और पटना सिटी में, वह भी बलुआ पत्थर की बनी है और काफी अच्छी मूर्ति है, काली भी मूर्ति है। उसमें यह बताया गया कि यह जैन तीर्थंकर की मूर्तियां हैं। तो लोक कला में मैं इतना बोला हूं। तो यह आपका स्थापत्य कला, लोक कला, जो मैं पूरा मौर्य काल की कला को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस वीडियो को मिस जो आप देंगे उसमें बहुत काम आएगी। इस आप वीडियो को निरंतर देते रहिए। मैं बहुत ही कॉन्सेप्ट और बहुत विस्तार पूर्वक वीडियो में भी बोलने वाला हूँ, एकदम बोलता हूँ, मेंस के व्यू से बोलता हूँ। हर पीसीएस में किसी प्रकार की कोई संशय नहीं रहेगी। भारत के हर पीसीएस में आपका वो क्लियर हो जाएगा, बशर्ते आप अच्छा से पढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और वीडियो को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।